हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। ओके गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगे। सो गाइस, आज मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये चेंजेस कैसे लगा आपको। ओके, जैसे कि आज है 15 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ये लेक्चर आप सभी को डेली मॉर्निंग में 6 बजे मैं अपलोड कर देती हूँ। जैसे कि हम डेली यहाँ पे 5 वर्ड्स को डेली हम लोग एवरी डे जो है लर्न करते हैं। ये लेक्चर आप सभी को बायलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। जो कि आज के लेक्चर में हम यहाँ पे जानेंगे कि वर्ल्ड हेम्योपैथी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ स्टार्ट किया गया है। साथ ही साथ ये भी जान लेंगे कि आज वर्ल्ड का जो फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है वो कहाँ पे सेटअप किया गया है। यूक्रेन की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर कितने दिन के लिए भारत के दौरे पर आई है। तो ये सभी बातें हम लोग जानेंगे आज के सेशन में। ओके गाइस, तो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है गाइस, जय हिंद जय भारत। ओके गाइस, तो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। तो गाइस, आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो है हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने अधिकार के लिए लड़ना है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। ये विचार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। जैसे कि आप सभी को पता होगा, कल था 14 अप्रैल। तो आप सभी को पता होगा कि कल 14 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के रूप में। ओके, तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो मैं कुछ चेंजेस लेके आई हूँ। तो इनकी कल जयंती थी, तो उसी के बारे में हम लोग कुछ थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इस स्लाइड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनकी छोटी सी जो जीवनी है वो पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये बहुत महान है, ठीक है। तो ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छे की बात है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनका पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है इनका पूरा नाम। वहीं अन्य नाम की बात करें कि निक नेम से लोग क्या बुलाते थे, तो बाबा साहेब कह के बुलाते थे। वहीं भीम के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता था। पेशे की बात करूं अगर मैं, तो ये क्या थे पेशे से सभी को पता होगा। वकील थे, अर्थशास्त्री भी थे, सामाजिक प्रवक्ता थे और राजनीतिज्ञ भी थे। प्रसिद्धि की बात की जाए तो सभी जानते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। राजनीतिक पार्टी की बात करूं मैं यहाँ पे, तो इनकी राजनीतिक पार्टी क्या है, तो स्वतंत्र लिबरल पार्टी है इनकी। ओके, राजनीतिक पार्टी क्या है इनकी, तो स्वतंत्र लिबरल पार्टी इन्हीं की है। जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जैसा कि कल ही हम लोगों ने इनकी जयंती मनाई है। वहीं जन्म स्थान की बात करूं मैं इनकी, तो जन्म स्थान क्या है, मेहू है, इंदौर मध्य प्रदेश में। फिर यहाँ पे है गृहनगर, तो गृहनगर भी सेम है, मेहू इंदौर मध्य प्रदेश में। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान की बात करें, सॉरी, मृत्यु स्थान की बात करें तो दिल्ली में ही इनकी मृत्यु हो गया था। ओके, मृत्यु का कारण की बात करें तो मधुमेह से पीड़ित होने के बाद ये सोते रह गए थे रात भर। तो इनका मृत्यु का जो कारण है वो क्या रहा है, मधुमेह से ये पीड़ित थे। उम्र की बात करें तो कितने साल में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 65 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रीयता की बात करूं तो ये एक भारतीय थे। और बात करेंगे यहाँ पे इनकी राष्ट्रीयता की, वो है भारतीय है। तो धर्म है इनका हिंदू, जो कि आप सभी को पता होगा। और जाति की बात करें तो ये दलित थे, और दलित में भी महार थे, और इनको सम्मानित किया गया था। इन्हें भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इनके माता पिता का नाम जान लेते हैं। तो भीमा बाई है इनकी माता का नाम, वही पिता का नाम है राम जी मोलाजी सकपाल। ओके, विवाह जो हुआ था इनका विवाह जो हुआ था इनका दो से हुआ था। इनकी दो पत्नियां थी। पहली वाइफ का नाम था रामाबाई, और जो कि 1906 में इनका विवाह हुआ था। वहीं जो सेकंड वाइफ थी इनका, उनका नाम था सविता अंबेडकर, जो कि एक डॉक्टर थी। इनका विवाह हुआ था इनसे 1948 में। तो ये सभी बातें थी यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो ये थोड़ी सी बातें आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, बात करेंगे यहाँ पे अब हम अपने क्वेश्चंस की, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज आप सभी के सामने। हाल ही में विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज वर्ल्ड हेम्योपैथी डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो गाइज करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट का है, ऑप्शन ए, यानी कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेम्योपैथी डे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्ल्ड हेम्योपैथी डे के बारे में, जो कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हेम्योपैथी दिवस, जो कि वर्ल्ड हेम्योपैथी डे के रूप में भी मनाया जाता है। ओके,
यह पहला विश्व हेम्योपैथी जो दिवस है वो कब से शुरू किया गया था? तो 10 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। तो क्यों मनाया जाता है? तो ये जर्मन के फिजिशियन थे जिनका नाम था स्कोल सैमुअल हेनीमेन। ओके, इनकी जयंती के सम्मान में मनाया जाता है 10 अप्रैल को विश्व हेम्योपैथी दिवस। ओके, जो कि जिनका नाम है स्कॉलर सैमुअल हेनीमेन, वो थे हेम्योपैथी के संस्थापक थे, इसीलिए मनाया जाता है विश्व हेम्योपैथिक दिवस। उद्देश्य क्या है इसका? तो हेम्योपैथिक उपचार और दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड हेम्योपैथिक डे। तो ये सभी बातें आप ध्यान रखिएगा कि किनके सम्मान में मनाया जाता है। तो स्कॉलर सैमुअल हेनीमेन थे, उनके सम्मान में मनाया जाता है, जो कि जर्मनी के एक फिजिशियन थे। ओके, संस्थापक भी कौन थे? तो हेम्योपैथिक ही थे इनके संस्थापक। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की, जो कि हाल ही में किसने विश्व व्यक्ति कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? Who has recently won the award in the World Pupil Congress 2023? तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक ने गाइज विश्व व्यक्तिगत कांग्रेस 2023 का पुरस्कार अपने नाम किया है। ओके, यहाँ पे जानेंगे हम लोग कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 जो कि 3 से 6 अप्रैल को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। वहां पे भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस VIE पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, तो क्यों दिया गया है ये भी जानेंगे कि भारत बायोटेक के व्यापक श्रेणियों में VIE यानी कि वैक्सीन, भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस का पुरस्कार जो दिया गया है, तो वो एकमात्र कंपनी है, वो भी भारतीय कंपनी है। तो यहाँ पे कुछ अच्छी बातें हैं, उसी के कारण भारत के बायोटेक कंपनी है, उसी को वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे जान लेते हैं। तो क्या पहली बात रही थी? तो क्लिनिकल ट्रायल कंपनी के सबसे अच्छी रही थी, वही सबसे अच्छा रहा था क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क, वही रहा था। थर्ड जो है इसमें अच्छी बात रही थी वो केंद्रीय और विशेषज्ञता प्रयोगशाला की बात इसमें सबसे अच्छी रही थी। सबसे अच्छा रहा था अनुबंध शोध संगठन। फिफ्थ बात इसमें जो है वो जो सबसे अच्छी रही थी उत्पादन और प्रक्रिया का विकास। तो इन्हीं कारणों की वजह से मिला है भारत बायोटेक को वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे भारत बायोटेक दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन जो कि IN-COVAC उसको इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? इंट्रम सर्कुलर वैक्सीन को वैक्सीन के विकास के लिए जानी जाती है भारत बायोटेक। ओके, वर्ल्ड में जो कि भारत के सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम में उपयोग किया जाता है और इसे निर्यात भी किया जाता है। बात करेंगे यहाँ पे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। भारत बायोटेक के जो संस्थापक हैं वो कौन है? कृष्णा एला है, वही सुचित्रा एला है। इनकी स्थापना की बात की जाए तो भारत बायोटेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में हुआ था और इसका हैदराबाद में मुख्यालय है। इसका उद्देश्य जो है क्यों जो कि भारत बायोटेक है वो क्यों इसका क्या उद्देश्य रहा था जो कि भारत बायोटेक की स्थापना की गई थी? तो दवा की खोज करना है, दवाइयां बनाने का काम है इसका, वही टीकों का निर्माण करना है, जैव चिकित्सीय और फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य देखभाल संबंधित उत्पादों का उत्पादन करती है कौन? भारत बायोटेक। तो ये सभी बातें जो है आप सभी को पता होना चाहिए, इतनी सारी बातें। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया गया है? दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे। ओके, कि जो कि विधानसभा में अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया गया है वो कौन सा राज्य है? रिसेंटली विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड अ बिल फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्फन्स? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में विधानसभा में अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक को पारित किया गया है। ओके, मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह, जिन्होंने सुकाश्य योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को अधिकार देकर उनके प्रति दया की भावना को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार न केवल 27 साल तक राज्य के 6,000 से अधिक 6,000 से अधिक अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी, वहीं 4,000 रुपए उन्हें मासिक पॉकेट मनी भी देगी।
बच्चों के अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा का सारा खर्चा भी भारत जो कि है सरकार ही वहन करेगी। वहीं 27 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद बच्चों को वहां के साथ साथ घर देने के साथ साथ उनको पैसा भी देगी ताकि वो अपना घर बना सकें। उन्होंने कहा है कि सुकाशय देश की पहली एक ऐसी योजना होगी जिसमें राज्यों के अनाथ बच्चों को भी प्रभाषित किया गया है। तो ये सभी बातें थी, आप सभी को पता होना चाहिए अनाथ बच्चों के लिए कौन काम कर रहा है, कहाँ पे विधेयक पारित किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में ये काम किया गया है। ओके, इस इमेज में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं, तो याद रखिएगा। ओके, बात करेंगे यहाँ पे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज गाइस इसके ऊपर आप स्टार बना लीजिएगा। ओके, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया है या बना है? रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर हैज बीन सेट अप? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण यानी कि एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर को सेटअप किया गया है। कहां पर? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के। ओके, बात करेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई राजा गिद्ध के लिए एक अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है JCBC को स्थापित किया गया है, जो कि विश्व की पहली तरह का पहला केंद्र है जो कि गिद्धों के संरक्षण की बात करेगा। ओके, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में इसे स्थापित किया गया है। तो ये जो है 1.5 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। एशियाई राजा गिद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है और प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ यानी IUCN रेड लिस्ट के द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध भी किया जा चुका है। भारत में पशु चिकित्सा में डाइक्लोफेनाक के उपयोग से हाल के वर्षों में जनसंख्या में कमी आई है, जो कि JCB यानी कि जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का लक्ष्य है कि प्रजातियों के स्थायी संरक्षण और सुनिश्चित करने के लिए 15 वर्षों में कम से कम 40 गिद्धों को कैद में रखा जाएगा ताकि वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उनकी जनसंख्या में वृद्धि किया जा सके। तो ये सभी बातें थी यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं? तो रिसेंटली विच कंट्री डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैज रीच्ड इंडिया ऑन अ 4-day विजिट? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि यूक्रेन की उप विदेश मंत्री है जो कि भारत आई है 4 दिवसीय दौरे पर। ठीक है, यूक्रेन के प्रथम उप विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है अमीन झापरोवा, जो कि 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आई हैं, जो कि अब तक रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में अब तक का उनका पूर्वी यूरोप विदेशी देशों में यह पहला आधिकारिक यात्रा है। ठीक है, जब से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से पूर्वी यूरोपीय देश में यह पहली आधिकारिक यात्रा है यूक्रेन के विदेश मंत्री की। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 6th क्वेश्चन है। हाल ही में जारी टाइगर सेंसस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसके ऊपर भी आप स्टार बना लीजिएगा। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइगर सेंसस की बात हो रही है, जो कि आने वाले सभी एग्जामों में क्वेश्चन ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज Tiger census by the year 2022, the population of tiger in India has increased to how much? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 3167, यानी 3167। ठीक है, यानी 3167 जो है भारत में बाघों की वृद्धि पाई गई है अब तक। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप प्लीज ध्यान से एक बार सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्योंकि अभी हाल ही में बताया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि 2022 में बाघों की जो संख्या है बढ़कर कितनी हो गई है, 3167 पहुंच गई है। वहीं 2006 में बाघों की आबादी कितनी थी? तो 1411 ही थी। 2000 के बाद से फिर से बढ़ना शुरू हुआ है।
ओके, टाइगर सेंसस जो है 2023 की शुरुआत कब से कर दिया गया था? तो 2018 में ही इसकी शुरुआत कर दिया गया था कि टाइगर सेंसस 2023 में आएगा। ठीक है, तो 2018 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। यहाँ पे वर्ष 2018 के जरिए किए गए टाइगर सेंसस के तहत बाघों की संख्या जो है वो कितनी थी? 2967 थी, यानी कि 2967, जो कि पिछले 4 वर्षों में भारत की बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 200 की नंबर्स की बात करें तो नंबर में तो वो 200 हुए हैं, वहीं परसेंटेज की बात करूं तो 6.7% की वृद्धि हुई है बाघों की संख्या में। तो ये याद रखिएगा, परसेंटेज की वृद्धि दर्ज की गई है कब से? 2018 के। ठीक है, इस टाइगर सेंसस में ये बताया गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे कब कितने बाघ रहे हैं, तो 2000 में कितने रहे हैं? तो सॉरी, यहाँ पे बात करेंगे कि 2006 में बाघों की संख्या कितनी थी? तो 1411 बाघ थे यहाँ पे। वहीं 2010 में कितने थे? तो 1706 थे। 2014 में कितने बाघ थे? तो 2226 बाघ थे। वहीं 2018 में बाघ कितने थे? तो 2967 जो थे बाघ थे 2018 में। वहीं 2022 में अब कितने हो गए हैं? जो कि अब का सेंसस आया है टाइगर सेंसस, उसमें हुए हैं 3167 जो है टाइगर हो चुके हैं इंडिया में। तो ये परसेंट याद रखिएगा, 6.7% जो है बाघों की वृद्धि पाई गई है भारत में। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ये 50 साल पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी जो है कर्नाटक के मैसूर के दौरे पर गए थे। उन्होंने वहां पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा भी किया है। तो याद रखिएगा भी हाल ही में टाइगर प्रोजेक्ट जो है उसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। उसी के उपलक्ष्य में पीएम मोदी जो है कर्नाटक के मैसूर के दौरे पर गए थे। वहां पर बांदीपुरा टाइगर रिजर्व का दौरा भी उन्होंने किया है। बात करेंगे यहाँ पे हम लोग अब टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में क्या है ये। तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने भारत में बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए उद्देश्य था प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। तो भारत में जो है बाघों के संरक्षण को प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1973 में इसको लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उन्होंने क्या किया था? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1972 के सेक्शन 38L1 के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA का गठन भी किया गया था। तो ये सभी बातें थी यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड कि 50 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए बांदीपुरा टाइगर रिजर्व का दौरा किया है पीएम मोदी ने। तो कितने % की वृद्धि हो गई है अब तक बाघों में? तो ये सभी बातें आप सबको पता होना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पे 7th क्वेश्चन की। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज स्टार्टेड द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कर्नाटक के मैसूर में शुरुआत की गई है बिग कैट्स अलायंस की। ओके, तो यहाँ पे हम जानेंगे इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस हुआ लॉन्च है। ठीक है, तो पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? दुनिया के 7 प्रमुख बड़ी कैट्स हैं जो कि आप सभी को पता होगा, जो कि बाघ है, शेर है, चीता है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है और पूमा है और जगुआर है, जिसको सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने की बात की गई है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के द्वारा, जो कि एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन जीव व्यापार को रोकने के लिए इस अलायंस को लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखिएगा, इस इमेज में आप देख सकते हैं लॉयन, ठीक है, जो कि कैट की कैटेगरी में आते हैं। टाइगर है यहाँ पे, चीता है, जैगुआर देख सकते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे देखेंगे आप स्नो लेपर्ड है, ठीक है, पूमा है और लेपर्ड है। तो ये है जो कि कैट की कुछ प्रजातियां हैं, 7 प्रजातियां हैं। ओके, इनके बारे में आप जान सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन है। हाल ही में सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? When has SEBI celebrated its 35 फाउंडेशन डे रिसेंटली? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि 12 अप्रैल को मनाया है सेबी ने अपना स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया है सेबी ने रिसेंटली। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे अब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है और इसी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे इसने क्या किया है? सेबी ने नया प्रतीक चिन्ह को भी जारी किया है सभी के सामने, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना एक नया प्रतीक चिन्ह जो है कि सभी के सामने
प्रस्तुत किया है सेबी ने अपने 35वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर। ओके, बात करेंगे यहाँ पे सेबी के बारे में। तो सेबी क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, जो कि भारत के प्रतिभूति और वस्तु बाजार के लिए एक नियामक संस्था है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका स्वामित्व किसके हाथ में है? ये किसके अंडर में वर्क करता है? तो वित्त मंत्रालय के अंडर में के ये पास में काम करता है। वही 1992 में हर्षद मेहता घोटाला के बाद सेबी के अधिनियम के साथ सेबी को अधिक शक्ति और अधिकार भी दिए गए थे। कब? 1992 में। ओके, सेबी ने वर्षों के निवेशकों की सुरक्षा और बाजारों के विकास को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही साथ संगठन ने खुद को एक निवेशक अनुकूल निकाय के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है खुद को। सेबी जो है वो भारत के प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण नियमों और विनियमों को भी लागू करता है। तो गाइज यहाँ पे सभी बातें हमने की है बात यहाँ पे सेबी के बारे में। तो ये सब बात याद रखिएगा कि 35वां अभी सेबी ने अभी हाल ही में अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका स्थापना दिवस कब है? गाइस आप सभी मुझे बताएंगे कि सेबी के चेयरमैन कौन है अभी। ओके, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। बात करेंगे यहाँ पे 9th क्वेश्चन की। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में शुरू किया गया है? रिसेंटली इन विच सिटी द सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन हैज बीन डन? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कोलकाता में शुरू किया गया है इंडिया द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन को सक्सेसफुली ट्रायल लिया गया। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं ये जो मेट्रो है ये कहाँ है? अंडर वाटर है। ओके, तो यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं ये यहाँ पे पटरी है, ठीक है, तो पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। कोलकाता मेट्रो ट्रेन ने रचा है इतिहास, जो कि भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया है। कहाँ हुआ है ये ट्रायल? इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो मेट्रो रेल को हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की सुरंग में संचालित किया गया है। मेट्रो के इस ऐतिहासिक संचालन में भारत का कोलकाता शहर, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शंघाई और काहिर जैसे शहरों में शामिल हो गया है, जहां इस प्रकार की मेट्रो का संचालन किया जाता है। वही बात करूं मैं, लंदन के टेम्स नदी के नीचे भी मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जाता है। फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस में जो सीन नदी है उसके नीचे भी मेट्रो ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है। वहीं हिडसन नदी जो है उसके किनारे बसे अमेरिकी शहर जो है न्यूयॉर्क, वहां पे भी इस तरह की मेट्रो का संचालन किया जाता है। चीन की बात करूं तो वहां पे जो शहर है शंघाई, वहां पे भी अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन किया जाता है। वहीं अफ्रीकी शहर जो है काहिरा, वहां पे भी इस तरह की मेट्रो का संचालन किया जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत का जो कोलकाता शहर है वो भी पहली बार अंडर वाटर रेल संचालन में सफल हुआ है। तो वो भी पेरिस, कोलकाता, लंदन, शंघाई, काहिरा जैसे शहरों में शामिल हो चुका है। तो भारत ने भी इतिहास रच दिया है कि भारत में भी पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया है। कहां पर? हुगली नदी में 520 मीटर नीचे जो सुरंग बनाई गई है उसमें संचालित किया गया है। ठीक है, बात करेंगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 10 है। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 आयोजित कर रही है? Recently, which state government organized the 3-day बैसाखी फेस्टिवल 2023? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में मनाया गया है अभी बैसाखी महोत्सव 2023। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स है। जम्मू और कश्मीर में पर्यटन निदेशालय जम्मू डोगरा संस्कृति और विरासत को मनाने के लिए 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 को आयोजित करने जा रहे हैं, मतलब कि किया जा चुका है। ओके, 13 अप्रैल को जो है कि जम्मू में रघुनाथ मंदिर से मुबारक मंडी परिषद तक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 14 अप्रैल की बात की जाए तो महाराज हरि सिंह के उद्यान में पतंग महोत्सव का भी आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कि 10 क्वेश्चन होते हैं, टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हमने कवर कर लिया है। अब बात करेंगे यहाँ पे 5 वर्ड्स जो कि हम एवरीडे जो कि लर्न करते हैं गाइस,
ओके जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है आप सभी की गाइस, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है आप सभी के सामने हेप हेजर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे मीनिंग होता है अव्यवस्थित। ठीक है, हेप हेजर्ड का मीनिंग क्या होता है? अव्यवस्थित। जो कि सेकंड वर्ड है आप सभी के सामने वो है क्विसेंट। क्विसेंट का मीनिंग होता है गाइस मौन होना, ठीक है, अचल होना या फिर स्थिर होना। ठीक है, क्विसेंट का मतलब होता है मौन होना। थर्ड वर्ड है गाइस आप सभी के सामने लीनियंट। लीनियंट का मीनिंग होता है दया, दयालु, उदार। ठीक है, लीनियंट का मीनिंग क्या होता है? दया, उदार या फिर दयालु। फोर्थ वर्ड है आप सभी के सामने जो है पेरुजल। पेरुजल का मतलब होता है अध्ययन, पढ़ना। ठीक है, अध्ययन करना या फिर पढ़ना। क्या होता है? पेरुजल का मीनिंग होता है। जो कि फिफ्थ वर्ड है आज के सेशन का, जो कि है स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी। ठीक है, तो आज हमने कवर कर लिए हैं 5 वर्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।